तो यहाँ पर ध्यान देना, डिटर्मिनेंट्स लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 2x2 और 3x3 वाले मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का एक एप्लीकेशन है, मतलब डिटर्मिनेंट को यूज करके हम किसी ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है और फर्स्ट जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड के x2 y2 और थर्ड के x3 y3 है। तो सिंपली हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमको इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? क्या ये x1 y1 और ये 1 है, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोग 10th में जब थे ना, तब एक टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें एक टॉपिक डिलीट हो गया था, एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें एक टॉपिक डिलीट हो गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। याद है? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते थे, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था ना वो डिलीट हो गया था। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये जो फॉर्मूला बना है डिटर्मिनेंट का, वो उससे बना हुआ है। उसमें क्या हुआ करता था फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हुआ करता था फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए, अगर कोऑर्डिनेट दिए होते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो इसी को अगर हम अरेंज करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो हमको ये मिलेगा। अगर तुम इसको फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपांड कर दोगे तो क्या होगा, देखो रिकॉल करो, फर्स्ट कॉलम को लेके अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो ये फर्स्ट, ये दोनों हाइड हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। तो देखो वही है ना, x1 y2 माइनस y3। समझ में आई ये चीज? तो इसका जो ओरिजिन है वो ये है। तो ये चीज डिलीट हो गई थी इसलिए आपको उतना। सर एक बार कॉल कर लो, शायद आ रहे होंगे। हम्म। कहां पर? किसमें? हम्म। y2 और 1 और y3 और 1। अरे तू इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करेगा फर्स्ट कॉलम को लेके, तो सबसे पहले क्या लेगा, x1 लेगा, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा तेरा, y2 1 और y3 1, ऐसे ही आएगा। फिर जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेगा तो x1 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y2, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y3। देख वही चीज आया, समझ गया ना? ठीक है, ओके। तो चलो अब क्वेश्चंस करते इन पे बेस्ड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले, उनके लिए है एक्सरसाइज 4.3 ओल्ड बुक में। न्यू बुक में ये 4.2 है, 4.2 डिलीट हो गया ओल्ड बुक वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 या 2, जो भी कंसीडर करो, न्यू एडिशन ओल्ड एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसमें आपको वर्टाइसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है उसमें वर्टाइसेस हैं 1,0, 6,0 एंड 4,3, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हाँ पूरा कट है, ठीक है। और जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, आपको ये वाला टॉपिक कौन सी एक्सरसाइज में मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज में। जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर रहा हूं। थर्ड एक्सरसाइज। हाँ मैं, नहीं है क्या? बताया नहीं थे क्या सर पहले? अच्छा, कल रखेंगे क्लास? ओके ठीक है। तो 4.3 अप्लाइड मैथ्स के बच्चों में है ये टॉपिक, ठीक है।
न्यू एडिशन से बता रहा हूं, ओके। और आप लोगों के में चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना। एक चीज ये ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर आपको ये वैल्यू नेगेटिव भी मिल रही होगी तो भी आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चेक करो, इस तरह से अरेंज कर लिया होगा आप लोगों ने। डिटर्मिनेंट कौन से रो या कॉलम को लेके एक्सपांड किया? सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम को लेके एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले ये -0 और जो भी कुछ आएगा उससे कोई मतलब नहीं, फिर ये आएगा +0 और डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी रहेगा, फिर क्या आ जाएगा -3 और डिटर्मिनेंट में यहां पर क्या आने वाला एलिमेंट 1161। क्लियर? फर्दर ये 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर में -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6, तो 1 - 6 मतलब -5, तो +15, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये होगा आपका आंसर। समझ में आई ये चीज? ओके। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। सबने ये बना लिया ना? अगर मान लो ये एरिया 0 आ जाता तो उसका मतलब क्या होता? हाँ, ये 0 रहता। अगर ये 0 रहता तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता? करेक्ट, वो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनता। इसका मतलब वो क्या हो जाता? स्ट्रेट लाइन बन जाता। समझ में? इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या हो जाते? कोलिनियर हो जाते। समझ गए ना ये चीज? अगर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है मतलब पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। ठीक है, हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के और 2-3 क्वेश्चन है, इजीली बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन है, अच्छा नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखोगे। इफ इफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0, then the 3 points are collinear. Then the 3 points are collinear. ठीक है? अब जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। शो दैट आई थिंक ये क्वेश्चन भी न्यू सिलेबस में डिलीट हो गया, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। शो दैट पॉइंट ए whose coordinate is a comma b plus c, point b whose coordinate is b comma c plus a, point c whose coordinate is a comma c comma a plus b, c comma a plus b are collinear. शो दैट दीज 3 points आर कोलिनियर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना मैं कुछ और चीजें आप लोगों को एक बार बता दूं, उसको ध्यान से सुन लो। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये टॉपिक डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ चीजें अगर आप जान लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। तो ध्यान से समझना वो जो चीजें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज, अगर मान लो किसी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकालना है और इस डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, ये एक डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। इसमें कॉलम 1 के सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गए? सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मान लो अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसके कोई भी 2 रोज या कॉलम्स
आइडेंटिकल है। मतलब जैसे कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रो 1 और रो 2 ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, एज इट इज मैच कर रहा है, तो भी इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, चाहे फर्स्ट और थर्ड सेम हो, चाहे फर्स्ट और सेकंड सेम हो, चाहे सेकंड और थर्ड, सिर्फ रो नहीं कॉलम में भी। तुम लोगों के में है, एक बार चेक करूंगा, लास्ट ईयर तो डिलीट था, लास्ट ईयर डिलीट था, बिकॉज इस बुक में है, बट ये बुक ओके इस बुक में है, लेकिन सीबीएसई मटेरियल में चेक करना। और इस बार 23-24 का लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है वेबसाइट में, इवन सैंपल पेपर भी आ चुका है। एक बार सैंपल पेपर देख लेंगे, आ गया, रिसेंटली आया, मैंने चेक नहीं किया है, चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान देना, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। जैसे मान लो बाहर में एक नंबर है 5 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, ये जो बाहर में स्केलर लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। ये जो नंबर है, ये किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? तो ये 3-4 रूल्स है जो ध्यान में रखने हैं। हम्म हम्म अगर मुझे ये 5 मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसी भी एक रो से करो या किसी भी एक कॉलम से करो। जैसे अगर मैं रो 1 से कर रहा हूं, तो ये क्या जाएगा, 5 10 15। बाकी दोनों रोज और दोनों कॉलम्स, बाकी सारी जो चीजें वो अनचेंज रहेंगी। समझ में? हाँ, इसको सॉल्व करना है। हाँ, नहीं, ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं आएंगी, हो सकता है ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आएगा, समझ रहे हो? मतलब जैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा दे दिया, आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने बैठ गए, तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो उससे बेटर है अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, तो आप सीधे ऑप्शन में टिक करोगे। नहीं, सॉल्व वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आएंगे वो, रुको ना, आगे पीछे चलेगा ये, इसके बाद मैं बताऊंगा वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 0। तो मान लेते हैं वो जो डिटर्मिनेंट बनेगा, मैं उसको डेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो डेल इज इक्वल्स टू, एलिमेंट क्या आएंगे, x1 y1 1, यही आएगा। x1 मतलब क्या हो गया, a, यहां पर क्या आ जाएगा, b प्लस सी, और ये क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट बी, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1। क्या ये समझ में आया सभी को? अब इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करके। तो कौन से रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करना चाहोगे? कॉलम 3 को लेके, क्योंकि इजी लग रहा है कॉलम 3 को लेके एक्सपांड करना। कॉलम 3 में सारे 1 दिख रहे हैं, इस वजह से। तो अगर मैं कॉलम 3 को लेके एक्सपांड करता हूं, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है उसका, 1। फिर यहां डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या होंगे, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -1। और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, करेक्ट, ए प्लस बी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट +1, और इसके बाद डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा, हाँ, बी सी प्लस ए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये 1 है, उसको छोड़ भी दे तो चलेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी, यहां पर आ जाएगा सी प्लस ए। क्लियर ये चीज? ठीक है, यहां पर आ गया माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा मैं इस तरह से लिखता हूं, ये पूरा ब्रैकेट बना के लिखता हूं, इसको भी पूरा ब्रैकेट बना के, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। माइनस, अब यहां पर यह आ जाएगा ए प्लस बी, माइनस सी बी प्लस सी,
ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस ये वाला टर्म ए सी प्लस ए माइनस बी बी प्लस सी। सबको समझ में आ गया यहां तक? ओके। अब इसके बाद ब्रैकेट खुलेगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ऐसा ही होगा। माइनस यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, प्लस यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। क्लियर यहां तक सभी को? ओके। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो ब्रैकेट्स ओपन होंगे सभी जगह से, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब ओवरऑल सब कटना चाहिए और क्या आना चाहिए, जीरो। तो चेक करो, ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और यहां कहीं माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये दोनों कटेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कटेगा, माइनस ए सी प्लस ए सी कटेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस बी सी। तो ओवरऑल सब कट जाएंगे और आपको क्या मिल रहा है, फाइनली जीरो। तो प्रूफ हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। आ गया सबका? ठीक है। तो बनाता नहीं है, लिखेगा नहीं तो कैसे चलेगा? स्टार्ट करो। ये हटा दो, मैं हो गया तो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है फाइंड के, क्वेश्चन है फाइंड के, फाइंड के if if एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के। तो कोऑर्डिनेट्स हैं k कॉमा 0, 4 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो जिनका प्रीवियस क्वेश्चन हो गया है। बन जाएगा ना सबसे? चलो बनाओ जल्दी। क्या कर रहा है? हम्म हम्म रुक जाए ना, तू ठीक से लिखा करे यार, प्रॉपर नोटबुक बना, ये सब सिस्टमेटिक वे नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है। सबसे पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, फिर क्या होता है यहाँ पर, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्लेस पे क्या पुट कर रहा है, 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट किया, क्या आ गया, k01 401, ये क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा है, 0 0 2 1। ठीक है। अब ये 1/2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ज्यादा बेटर है। तो कितना हो जाएगा वो, 8। समझ गया? अब इधर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर ले। कौन से रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करेगा, सेकंड कॉलम को लेके, तो एक्सपांड कर। क्या आ रहा है, पीछे दो आंसर है लेकिन तुम लोगों का एक आ रहा है, क्या है दो आंसर? k01 401 021 इज इक्वल्स टू 8, ऐसा तो कर लिया होगा ना।
वो 1/2 था, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। अब कॉलम 2 को लेके एक्सपांड किया होगा, तो सबसे पहले -2 अंडर ब्रैकेट, -2 अंडर ब्रैकेट, यहां पर क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर, K141, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 8, ऐसा आया। ठीक है, अब उसके दिए -2, यहां पर क्या आ गया, K-4 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में दिया रहे, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 0,8, ऑप्शन डी है 0,-8, ये चार ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है, सी है, लेकिन तुम लोग कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो? तुम लोग कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, ए, तो तुम लोगों का गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा ये बताओ? क्योंकि जब तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे हो तो के की तुमको एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन आंसर में दो वैल्यू आई है। कोई बताएगा रीजन? मैंने एक बार बताया है आज ही की क्लास में। ठीक है, बता रहा हूं मैं, यहां ध्यान देना। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट वगैरह जो पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, मैंने बताया। तो यहां पर बाहर में क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। तो एक बार जब प्लस लोगे ना, तब ये -2K-4 इज इक्वल्स टू 8 ऐसा करके सॉल्व होगा, जिससे आपको के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। समझ गए ये चीज? और दूसरी बार जब नेगेटिव लोगे ना, तो -2K-4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8, जिसको जब सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू फाइनली आपको क्या मिल जाएगी, +8। समझ गए ये चीज? तो ये ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है उसको प्लस माइनस लेना है। ठीक है, हाँ। हम्म हम्म। अगर 1/2 ले भी लेते, ठीक है, 1/2 लिख दो सामने, तो जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो ही हो जाएगा ना। आ, एक सेकेंड ना, देख, नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्योंकि यहाँ पर नोट पॉइंट कहीं लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने, नोट पॉइंट, यहाँ पर देख। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो बाहर हाफ नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। क्योंकि ये 0 है तो इससे हाफ मल्टीप्लाई करने पे भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। चलो नेक्स्ट बनाना, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड के। अगेन सेम के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेटा बस चेंज है, एरिया भी सेम है, एरिया भी सेम दे रहा हूं मैं। -2,0, 0,4, 0,K, आपको के फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है 4। सॉल्व करो चलो। दो वैल्यू आएंगी ना फिर से।
एक मिनट, एक बार पॉजिटिव लोगे तो -2, 4 माइनस के इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैं फिर से सेम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, सेम है आ रहा है ना आंसर। हम्म। 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 ठीक है। k इज इक्वल्स टू 8, और जब यहां पर नेगेटिव लोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा। 4 माइनस के इज इक्वल्स टू 4, एंड यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा, ये तुम लोगों की बुक का क्वेश्चन है। फाइंड लैम्डा सो दैट, ये हटा दो ना, हो गया तो सबका, कुछ बचा है आयुष? ओके, नई एडिशन में 144 है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड लैम्डा सो दैट द पॉइंट्स लैम्डा कॉमा 7, 1 कॉमा -5 एंड -4 कॉमा 5 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे सबसे पहले, एरिया 0, या सीधा ये डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम्म, लास्ट कॉलम को लेके सॉल्व कर दो। इसमें नहीं भी लोगे तो चल जाता है, क्योंकि 0 है ना राइट साइड में, तो +-0 दोनों पे सेम आंसर आता है। आया किसी का आंसर? 5 आ रही है, एक सेकेंड में बस आ रहा हूँ आंसर तक। -20 लैम्डा, और ये -35 -50, -15 माइनस माइनस माइनस, सारे नेगेटिव आ रहे हैं ना। और किसी का आया क्या आंसर? -50 इज इक्वल्स टू 0। मेरा वो भी नहीं आ रहा है लेकिन। 5 आया, मैंने कहीं कुछ गलती की क्या? और -5/2 आ रहा है एक्चुअली मेरा। चेक करो आंसर क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली बुक में ना -5 है आंसर, ये वाला 5। हाँ,
अच्छा इस साइड, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये -10 लैम्डा हो जाएगा, जिससे इसके बाद ये वाली वैल्यू हो जाएगी -10। तो आंसर फाइनली आएगा -5। ठीक है, क्लियर सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 and 3, 6. Find the equation of line joining the points 1, 2 and 3, 6. तो सपोज अगर ये एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है, ठीक है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर? बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ, डिटर्मिनेंट ही यूज, करेक्ट। इस लाइन में कोई एक पॉइंट और ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, x, y। फिर करेक्ट। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एरिया क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो चलो बनाओ जल्दी से, इक्वेशन क्या आएगा बताओ। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 1, 2, 1, x y1 3, 6, 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो सॉल्व करो, इक्वेशन बताओ। मैं फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड कर रहा हूं, आपकी चॉइस है, आप जिसको भी लेके कर सकते हो। मेरा तो कुछ और आ रहा है। मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। 4x इज इक्वल्स टू 2y या y इज इक्वल टू 2x, पूरा सॉल्व करके देखो, ये आना चाहिए। हम्म अब चेक करो कहां पर गलती है, प्लस माइनस में हुई है शायद कहीं गलती। ठीक है, इक्वेशन, इक्वेशन निकालना था। नहीं, क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन, लिखा नहीं था क्या क्वेश्चन? लिख ले उसमें हेडिंग फाइंड द क्वेश्चन। क्या हुआ? नहीं, ये पहले होता है। हम्म मतलब तो इक्वेशन तो 4x - 2y, ठीक है, मेरा भी तो वही आया 4x - 2। हटा दो इसको, मैं हो गया तो हाँ। अक्षत बना, कहीं कुछ गलती हुई है। 4x - y इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा गलत आ रहा है। रिया बना क्या? आयुष चेक करना गलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन डेटा चेंज है बस। ठीक है, जो डेटा है वो मैं बता रहा हूं, 3, 1 एंड 9, 3। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। जल्दी से आंसर बताओ।
हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब आ, मतलब कि जैसे ये इक्वेशन है, पहले xy1 ले लो तो भी चलेगा, xy1 सेकंड में लो तो भी चलेगा, xy1 थर्ड में लो तो भी चलेगा। और सिंप्लीफाई करके बता। इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y भी बोल सकते हैं ना। हम्म, करेक्ट है। x इज इक्वल्स टू 3y आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ये वाली बुक से लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। हम्म, एमसीक्यू में है। एक ही वैल्यू आई कि दो आएगी? हम्म, तो अगेन यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है, तो प्लस माइनस लेंगे और दोनों वैल्यूज आनी चाहिए। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। प्लस माइनस 35 डी आ रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस जो है ना, जरूरी नहीं है कि हम इसी तरफ लें, दूसरे तरफ भी ले सकते, चलेगा ना? क्या? ये सामने लिखा ना ABCD। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा +-70। और जब इसको एक्सपांड करोगे, तो सपोज मैं फर्स्ट को लेके कर रहा हूं, तो 4 - 4 0 +6, यहाँ पर आ जाएगा 5 - K। ठीक है, और इधर पे आ जाएगा +1। ठीक है, और ये आ जाएगा 20 - 4 K। 20 - 4 K। ओके,
तो ये तो 0 हो जाएगा, 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 70। पॉजिटिव लोगे तो ये आ जाएगा माइनस 20k इज इक्वल्स टू, क्या हो गया, 6, ये हो जाएगा 5 माइनस के, ये वाला 1 लेंगे तो 20 माइनस 4k। ठीक है, फिर इधर पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 30 माइनस 6k हो गया, ये 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अगर प्लस 70 ले रहे हो तो 10k प्लस 70 अगर लेते हो तो माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल्स टू प्लस 70। तो माइनस 10k इज इक्वल्स टू 20, k इज इक्वल्स टू -2, एक वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल्स टू -2। और जब नेगेटिव लोगे तो -10k प्लस 50 इज इक्वल्स टू -70, तो ये उधर जाएगा -10k इज इक्वल्स टू -120, सो यू विल गेट k इज इक्वल्स टू +12। तो k इज इक्वल्स टू +12 एंड -2, ये दो आंसर्स आएंगे। इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन ऐसी आई क्या, इस वाली इक्वेशन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो डायरेक्टली -k प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7, ये भी आ सकती है इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, हो गया, रिया बन गया क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, ये लिखा है सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अक्षत? हाँ, किसको लेके एक्सपांड किया ये बता, ये वाले को लेके, तो ये ठीक है, फिर उसके बाद ये लिया -1 हो गया, फिर क्या आ गया 2 -6, ठीक है, फिर उसके +1 हो गया, 2 -6, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या 20 माइनस 4k, लिखा पेन, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, ये कितना हो जाएगा 6, 4 2 से कितना हो जाएगा, हम्म, कैलकुलेशन मत करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी, हो गया तो वो सामने लिखा है, कौन से रो या कॉलम को लेके एक्सपांड कर रहा है ये बता। तो सबसे पहले लिया 1, फिर उसके बाद कितना किया, हाँ 20 -4 की, ये सही है, माइनस ठीक है, फिर उधर इसके बाद क्या आ जाएगा 8 प्लस 6 के, ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ लेकिन क्या कैसे निकालता है यहाँ पर नहीं नहीं, पहले ही हो जाएगा, देख क्या होता है, ये वाले में जब लेगा तो ये दोनों माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर जब ब्रैकेट खुलेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, समझा, हम्म, हो गया, ठीक है, रिया हो गया, अच्छा नेक्स्ट कर रहे हो, ये अप्लाइड मैथ्स वालों की बुक में लास्ट क्वेश्चन है, और जिनका ये हो गया तो एक बार देख लेना, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आप अपनी एक्सरसाइज में से क्रॉस चेक कर लो क्वेश्चंस, अभी तो बहुत बचा है, 2-3 क्लास और लगेगी, 2 क्लास शायद, ठीक है, मतलब ये 2 क्लास में इस वीक में आराम से हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं चैप्टर 1 करा दूंगा, हो गया, हटा दो उसको मैं, ओके, चलो अब हेडिंग डालना, नया टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे, वो है माइनर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स लिख दिया सबने। तो सबसे पहले इसमें हम माइनर्स को समझते हैं कि माइनस क्या होता है और कैसे निकालते हैं।
माइनर्स। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, और उसके एलिमेंट है A11 12 13, पूरा नोट करना, ठीक है। 21 22 23 31 32 33, ये हमारे पास एक इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये मैट्रिक्स नहीं, इसको हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसको मैं डेल ले रहा हूं, ठीक है। डिटर्मिनेंट डेल से डिनोट कर रहा हूं एक ही जगह, ठीक है। और अब लिखते हैं माइनर्स। तो यहां पर जितने एलिमेंट हैं हमको उतने माइनर्स मिलेंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ? 9। हर एक एलिमेंट के लिए माइनर मिलेगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, माइनर एक नंबर होता है जो उस एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है, मैं बताऊंगा क्या है, इधर देखना। माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज इक्वल टू M11, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं M11 से। और ये निकलेगा कैसे? जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो जो टर्म्स बचे उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो हो जाएगा उस एलिमेंट का माइनर। जैसे कि अगर यहां पर देखा जाए तो माइनर कैसे निकलेगा इसका? A22 A23 A32 A33। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, आपको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर मिल जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? इसी तरीके से सारे एलिमेंट के माइनर आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको निकालना है कैपिटल M13, तो बताओ ये माइनर क्या होगा? ये माइनर कैसे निकलेगा? A21 A22 A31 A32। समझ गए ये चीज, माइनर कैसे कैलकुलेट करते? ठीक है, तो ये माइनर वाली चीज हो गई। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर को डिनोट करते हैं CIJ या फिर AIJ। दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होता है। और कोफैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CIJ इज इक्वल टू AIJ, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J MIJ। ये फॉर्मूला होगा कोफैक्टर निकालने का। देखने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मान लो आपको किसी एक एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट का मान लो कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। अगर आपको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? C22 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और वो कोफैक्टर क्या होगा? -1 की पावर 2 प्लस 2, मतलब -1 की पावर क्या हो गया? E1, मतलब ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? M22। तो M22, तो जो माइनर है वही क्या हो जाएगा? इसका कोफैक्टर हो जाएगा। अगर मान लो आपको C23 निकालना है, C23 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर -1 की पावर 2 प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? M23 आ जाएगा। समझ में? मतलब एग्जैक्टली आपका कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर ही होगा, सिर्फ माइनर के सामने प्लस साइन आएगा या फिर माइनस साइन आएगा, डिपेंडिंग ऑन आई और जे की वैल्यू क्या है। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। अच्छा, क्वेश्चन करने के पहले मैं एक और चीज आप लोगों से ऐसे ही पूछ लेता हूं, ठीक है। अभी मैंने 3x3 वाले डिटर्मिनेंट के लिए बताया। मान लो अगर हमारे पास एक 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है, A11 A12 A21 A22, अगर ये होता, तो अगर मैं पूछता है M11 क्या है, M11 क्या है, तो बताओ क्या होता? क्या होता मतलब देख के बता दो बस मुझे। A22, दैट्स इट। कैसे A22 आता? क्योंकि ये रो और कॉलम को हाइड कर दो तो जो बच गया वही। कैपिटल M22 ये क्या होता? A11।
कैपिटल M21 ये क्या होता? A12, समझ गए ना ये चीज 2/2 के लिए। और C21 ये क्या होता बता दो? -M21, मतलब कि -A12, समझ गए ना ये चीज? क्लियर सबको? ओके चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखना, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्वेश्चन है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और इसमें मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं। तो ये चार मैट्रिसेस है, इनके माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं। फटाफट लिखते चलो। सबके सारे एलिमेंट के। हाँ हाँ, जैसे सबसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो इसका निकालना है तुमको, ठीक है? तो इसके लिए क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे M11। तो M11 की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? 3। फिर M12 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर क्या आ जाएगा? M21 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। फिर M22 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। फिर उसके बाद क्या निकालोगे? C11 वो कितना आएगा? 3। C12 की वैल्यू क्या आएगी? 0। C21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। C22 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। समझ गए ना? कुछ डाउट इसमें? क्या 11 और 22 में जो है एज इट इज आएगा। 12 और 21 में क्या है? साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 का साइन चेंज करोगे तो क्या 0 ही तो रहेगा। ठीक है, ये -4 का साइन चेंज किया तो +4 हो गया। समझ गए ना फर्स्ट पार्ट से, एग्जांपल से? अब जल्दी से इसका बता क्या होगा। M11 बता मुझे। M11D, M12, M12B, M21, M22A। अब मुझे C11 बता। ये D ही रहेगा। C12 बता। -B, C21, C22A। समझ गया ना क्या करना है? तो 2/2 वाला हो गया, लेकिन इसको लिखेगा नहीं ना तो भूल जाएगा, मैं 2 दिन बाद पूछूंगा, तो इसलिए लिख के रखना है। इसके बाद इसका बताना है M11। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं। M11 ये कौन कौन स्टार्ट कर दिए? ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हो क्या? जल्दी करो। हो गया? क्या है फर्स्ट M11 बताओ। M11 की वैल्यू इसमें 1 आ रही है। ठीक है, सो ऑन सॉल्व करते चलो, पूरे निकालो जल्दी, क्योंकि ये जब बनेंगे तभी आगे की एक्सरसाइज क्लियर होगी। M12 की वैल्यू क्या आएगी? नहीं, 0 आएगी। M13 0। ठीक है, M21, M21 की क्या आएगी? गलत। 0 आएगी ना M21। M13 तो इस एलिमेंट का निकाल रहे हो तो इस रो कॉलम को हटा दो। ठीक है, 21 के लिए इस रो और कॉलम को हटा दो, क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, M22, M22 1 आएगा।
तुम लोग कब पढ़ लिए बाइनरी नंबर सिस्टम? 11, अच्छा कंप्यूटर। किसका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं, हाँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो माइनर्स होंगे वो भी आइडेंटिटी वाले एलिमेंट होंगे, मतलब जो जो हाँ, उसका भी वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके कोफैक्टर क्या होंगे? कोफैक्टर में कोई चेंजेस होगा क्या? कोई चेंजेस नहीं। कोफैक्टर भी सेम होंगे, क्योंकि देखो बाकी सारे एलिमेंट जीरो है और इवन पोजीशन वाले एलिमेंट जो है उसके साथ। ये सुबह 6, 6:30 का अलार्म था क्या जो शाम को बज रहा है? ये हो गया सबका? चलो, अब लास्ट मैं पूछ रहा हूं, ये मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब मैं ओरली आप लोगों से पूछूंगा, ओरली कैलकुलेट करना है ना ये कोफैक्टर। समझ गए? माइनर तो सिर्फ एक स्टेप था, एक्चुअल में हमें चाहिए कोफैक्टर। ओरली कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये वाले मैट्रिक्स के लिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे आंसर बताना। आयुष, आयुष मुझे बताना, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा? हाँ, क्या आ जाएगा? -1। तो सबसे पहले इसके लिए क्या किया तुम लोगों ने? इन दोनों को हाइड किया, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो क्या हो जाएगा? 2 - 4। 2 - 4 मतलब क्या है? -2। तुमने ये क्या निकाला? माइनर निकाला। समझ रहे हो? माइनर निकाला। फिर इस एलिमेंट की पोजीशन देखोगे, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 822, मतलब -2। ओ सॉरी, ये 4 × 0, ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसकी पोजीशन देखी, 822। 2 + 2 मतलब क्या हो रहा है? इवन। तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? 2। समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा हूं? चल आयुष, फिर से बताना एक और अटेम्प्ट। ये जो एलिमेंट है 4, एक सेकेंड पहले इसको डिलीट कर देता हूं। ये जो एलिमेंट है 4, इसका कोफैक्टर बता। कैसे -2? ये दोनों हाइड किया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 - 0 मतलब क्या हो गया? 3। प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? तो ये वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 1 3, मतलब क्या रहा है? इवन, मतलब क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ गए ना प्रोसेस? हाँ। नेक्स्ट बताना, अक्षत, इस वाले एलिमेंट के लिए बताना, 3 के लिए। सबसे पहले ये रो और कॉलम को हाइड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हो गया? 0। 2 × 0 मतलब 0, -4। क्लियर ये चीज? अब इसकी पोजीशन क्या होती है? 2 1। 2 1 मतलब क्या हो गया? 2 + 1 क्या हो गया? ऑड। इसलिए क्या आ जाएगा? लग जाएगा बाहर में माइनस, मतलब आंसर क्या आएगा? +4। समझ गए? रिया, मुझे बताना, इस एलिमेंट के लिए। हाँ, हाँ, कोफैक्टर मतलब। ठीक है, साइन के साथ जो लिखते हैं वो कोफैक्टर। रिया, मुझे इसका बताना, क्या होगा कोफैक्टर? ये मतलब किसकी बात कर रहा हूं? C32 की बात कर रहा हूं मैं। -1 -12 मतलब ये कितना आ गया? -13। लेकिन बाहर में एक और माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +13। क्लियर हुआ ना? हम्म। हाँ, तुम दोनों बताना। दृष्टि, इसका बताना, इस वाले एलिमेंट के लिए क्या आएगा? माइनर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 - 0 मतलब क्या आएगा? 1। अब इसकी पोजीशन क्या है? 2 3, मतलब बाहर में क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है। श्रद्धा, इसका बताना मुझे, ये वाले एलिमेंट के लिए माइनर कोफैक्टर बताना, कोफैक्टर इस वाले एलिमेंट के लिए।
-20, -20, क्योंकि पहले इसकी पोजीशन देखो 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब बाहर में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। फिर इस रो कॉलम को हटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 0। इन दोनों को हटा मल्टीप्लाई किया तो -20। समझ गए ना कोफैक्टर निकालना? ओके। अब इधर पे ध्यान देना, कोफैक्टर का यूज कहां पर होता है? किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए। नोट करके ये प्रॉपर्टी लिख देना, नोट। नोट, सपोज एक डिटर्मिनेंट डेल है और उसके एलिमेंट है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो अगर मैं इस में से किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करता हूं, सपोज मैंने थर्ड रो को यहां पर कंसीडर किया, ये कौन सी थर्ड रो है, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखता हूं। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब इसका जो कोफैक्टर आएगा उसको किससे डिनोट करेंगे? C31 से। इसके कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? C32। और इसको किससे डिनोट करेंगे? C33। कई बार कैपिटल ए से भी डिनोट करते, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर मैं इस रो के सारे एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। मतलब कि A31 और उसका कोफैक्टर C31 प्लस A32 और उसका कोफैक्टर C32 प्लस A33 और उसका कोफैक्टर C33। ये जो आपको रिजल्ट देगा ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा डेल डायरेक्टली। ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए वैलिड है। मैंने, हाँ, किसी भी कॉलम को ले सकते हो। अगर मान लो कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लो, इसमें से कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम, तो A12 और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा? C12 प्लस A22 C22 प्लस A23 32 है ना, A32 और क्या देगा? C32। ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये कोई बड़ी चीज है नहीं या कोई नई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं। कैसे पहले से जानते हैं? चलो उस चीज पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो A31, ये देख गया A31। अब C31, ये कोफैक्टर निकालने का मेथड क्या होता था? क्या होता था बताओ? -1 की पावर 3 + 1 ऐसे ही करते थे और फिर क्या लिखते थे? माइनर। और माइनर कैसे निकलता था? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाले एलिमेंट को और ये वाले एलिमेंट के हिसाब से रो और कॉलम को हाइड कर दो, तो क्या बच जाएगा यहां पर डिटर्मिनेंट में? A12 A13 A22 A23। याद आया? यही चीज डिटर्मिनेंट एक्सपांशन के फॉर्मूले में मैंने तुम लोगों को बताई थी। मतलब एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट एक्सपांशन का फॉर्मूला ही डेवलप करता है। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? अब इसमें जो चीज अलग है वो क्या है, वो सुन लो ध्यान से। अगर हम मान लो थर्ड रो के एलिमेंट ले रहे हैं लेकिन सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसको, तो जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली चीज है। मतलब अगर मान लो मैंने सेकेंड रो थर्ड रो के एलिमेंट लिए A31 और उसको मल्टीप्लाई किया उसके ऊपर वाले रो के कोफैक्टर से, मतलब किससे? C21 से। फिर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट लिया थर्ड रो का, कौन सा है? A32 और उसको मल्टीप्लाई किया C22 प्लस A33 और उसको मल्टीप्लाई किया C23 से, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ये क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखना क्योंकि इससे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हाँ, ये हर केस में एप्लीकेबल है। हाँ, कौन सी सारी वैल्यू? ऐसा ऐसा आएगा ही नहीं, सिचुएशन ही ऐसी आएगी। अगर ये सारी पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तुम कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट ध्यान देना, उसके आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम।
थर्ड कॉलम, ठीक है। और यहां पर डिटर्मिनेंट है अपने आंसर लिख के रखना, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके बाद। को फैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम निकालना है इसमें। हम्म। को फैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम मतलब थर्ड कॉलम कौन सा है इसमें? ये है ना। तो उसके को फैक्टर मतलब इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर क्या होगा? C13। हाँ, सबका निकालना है। C13, C23 और C33, ये निकालना है। या चाहो तो कैपिटल A13 ये भी डिनोट कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला को फैक्टर क्या आया? Z-Y, यही आया। सेकेंड वाला को फैक्टर क्या आया? X-Z, X-Z आएगा ना रिया? इन दोनों को हाइड किया, ये क्या हो जाएगा? Z-X, लेकिन बाहर में क्या लगेगा? माइनस। तो माइनस के कारण दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया? लास्ट वाले का क्या आ जाएगा? Y-X। सबको क्लियर यहां तक? ओके। चलो, ये एक और क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट डेल दिया हुआ है, उसके एलिमेंट दिए हुए, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, कौन से ऑप्शन से निकाली जा सकती है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन A B C D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख के बताओ। यहां स्मॉल ए का मतलब वो एलिमेंट है, कैपिटल ए का मतलब क्या है? उसके को फैक्टर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यों ऑप्शन डी करेक्ट होगा? सारे एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए। सीबीएसई कोर मैथ्स वाले बच्चों को एग्जांपल्स ट्राई कर लेने, ये दोनों तीनों एक्सरसाइज के। देखो, सीबीएसई कोर मैथ्स के हिसाब से एक्सरसाइज 4.4 तक पूरा हो चुका है, तो 4.4 तक की सारे एग्जांपल्स कर लेना, ठीक है। और अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को बता दूं आप लोगों को क्या करना है, आपको 4.1 कंप्लीट करना है। 4.1 में कोफैक्टर दे दिया है, 4.1 में कोफैक्टर के क्वेश्चंस हैं, तो वो कंप्लीट करना है। और इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो हमने की वो कौन सी थी? 4.3। तो 4.1 4.3 ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। 4.2 में प्रॉपर्टीज है, वो डिलीटेड था लास्ट टाइम हम लोगों के में। A11, कैपिटल A11 नहीं, करस ये नहीं होगा, ऑप्शन C0। क्योंकि देख, ये वाला जो तेरा एलिमेंट है ये कौन सा है? 2 1, मतलब ये वाला एलिमेंट है। और उससे क्या, अच्छा हाँ 1 1 है ना, हाँ ये इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, हाँ 0 होगा। क्यों? 0 डिटर्मिनेंट हो सकता है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ऐसा पूछा है ना क्वेश्चन में, ठीक है।
इसके बाद जो टॉपिक होगा ना वो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट